नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास को स्किप करने के बाद में आपको जीवन भर पछतावा होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, लेकिन वो मामूली संज्ञा नहीं पढ़ेंगे। हम इस तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे कि लाइफ में आपको कभी भी इसे दोबारा नहीं छूना पड़ेगा, कभी भी आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो। ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा के अंदर घुसेंगे पूरा और समझेंगे कि किस तरीके से इसमें से प्रश्न बनते हैं और कितना आवश्यक ये हमारा टॉपिक हो जाता है। तो स्टूडेंट, साफ बात ये है कि आपको बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक नाम है। संज्ञा और कुछ भी नहीं है। संज्ञा एक क्या है? नाम है ना। नाउन इज ए नेम। अब नाम किस चीज का? तो ये जो नाम है ये आपका किसी व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है। ये जो नाम है आपका, ये किसी वस्तु का हो सकता है, ठीक है। ये जो नाम है ये आपका भाव हो सकता है। ये नाम कोई गुण हो सकता है। ये कोई दशा हो सकती है किसी व्यक्ति की, या फिर ये किसी व्यक्ति की अवस्था हो सकती है। तो ये सारी जो चीजें होंगी, इनके अलावा भी ये सारी ही क्या हो जाएंगी? आपकी संज्ञा हो जाएंगी। अब देखिए, ये जो परिभाषा थी हमारी, वो कहां से निकल के आई है? यहीं से, कि संज्ञा जो है वो क्या है। संज्ञा आपका किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव, अवस्था आदि का नाम है, ठीक है। अब संज्ञा की बात करें तो संज्ञा से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं या संज्ञा से पूछा क्या जाता है? तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लेकिन आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए संज्ञा के प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संज्ञा टोटल आपके मुख्य तौर पे 3 प्रकार, लेकिन वैसे 5 प्रकार रखती है। अब आप कहेंगे सर 5 कौन से? तो यहां मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा के टोटल 5 प्रकार जो है वो लिख देता हूं। तो देखिए, सबसे पहला आपका व्यक्तिवाचक, सभी को पता है ये तो। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। दूसरा आपका हो जाएगा जातिवाचक। तीसरा आपका टाइप हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। अब दो याद रखना, आप याद रखेंगे, द्रव्यवाचक, और एक आपका हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो द्रव्यवाचक है, ये कोई द्रववाचक, वो पानी वाला, लिक्विड वाला द्रव नहीं है। ये आपका द्रव्य है। द्रव्य आप किसको बोलते हो? द्रव्य आप बोलते हो किसी ना किसी पदार्थ को। तो यहाँ ये साफ बात हो गई कि यहाँ ये लिक्विड वाला द्रव्य नहीं है, ये मैटर यानी जो पदार्थ होता है वो आपका द्रव्य है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, नाम से ही स्पष्ट होगा इन दोनों का तो आपको कि समूहवाचक में समूह का बोध कराने वाली संज्ञा आएगी, और जो आपके द्रव्यवाचक है उसमें किसी ना किसी पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञाएं सम्मिलित की जाएंगी। अब इन तीनों को हमें डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये दो तो बहुत आसान है। ये दो आपकी मुश्किलें बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि और आसान कर देंगे। कैसे कर देंगे आगे समझेंगे, लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है? अभी आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि ये जो दोनों टाइप्स हैं आपके, ये जो दोनों टाइप्स है, ये आपके कहाँ सम्मिलित किए जाते हैं? आपके ये दोनों टाइप्स आपके जातिवाचक के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इतना क्लियर है? तो चलिए, अब हम एक एक करके संज्ञा के टाइप पढ़ते हैं। एंड बहुत ज्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं, नोट्स में आपको नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक एक करके अब हम संज्ञा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? आपको केवल और केवल प्रश्नों पे फोकस करना है कि प्रश्न आपके किस तरीके से बन सकते हैं। अब आजकल थोड़ा प्रश्न, पहले तो क्या डायरेक्टली पूछ लेता था कि एक नाम दिया, ये किसमें सम्मिलित है, या फिर आपसे पूछता था व्यक्तिवाचक में कौन सा नहीं है। अब क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा ना दिमाग लगाने लग गया। क्या? आपको ना 3-3 4-4 एक ऑप्शन के अंतर्गत नाम देता है, उनमें पूछता है कि किसमें सारों में आपकी व्यक्तिवाचक है। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना, तब जाके आप ये सवालों का हल कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक क्या होगा? व्यक्तिवाचक का आप अगर देखें तो व्यक्तिवाचक होगा किसी व्यक्ति का नाम। पहली चीज तो क्या? किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। या फिर बात करें, ध्यान रखना, यहां अगर व्यक्तिवाचक में आप किसी संज्ञा को इंक्लूड कर रहे हो तो वो क्या होगी? वो किसी एक विशेष के लिए काम में ली जाएगी। किसी एक विशेष के लिए काम में ली जाएगी, न कि संपूर्ण सभी लोगों के लिए। बल्कि अगर आप किसी भी नाम को, किसी भी चीज को
अगर आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंक्लूड करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा वो आपकी विशेष होगी, वो आपकी महत्वपूर्ण होगी, वो आपकी इंपोर्टेंट होगी। इतना क्लियर है? अब कैसे इंपोर्टेंट होगी समझाऊंगा, देखो ध्यान से कि व्यक्तिवाचक जो होगी इसमें मैं अगर कोई बात बोलूं आपको कि मैं कहूं राम जयपुर गया, राम जयपुर गया, बोर्ड विजिबल है नहीं है हमें आगे नहीं देखना, हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जो राम शब्द है इसके नीचे अगर मैं रेखा खींच दूं, ये रेखांकित कर दूं, तो आप मुझे एक बात बता दो स्टूडेंट्स कि ये जो राम है ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये विशेष किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही होगी, किसी एक व्यक्ति की, न कि संपूर्ण जितने जगत में राम है उनकी बात नहीं की जा रही। ये केवल और केवल उस राम की बात की जा रही है जो आपका जयपुर गया है, जिससे मैं परिचित हूं। ठीक है, ये उस राम की बात की जा रही है जिसको मैं जानता हूं और जो जयपुर गया है। ठीक है, अब जैसे अगर आप मान लो मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, मेरे दोस्त हो, अगर हमारा एक कॉमन फ्रेंड राम होता तो आप फटाक से समझ जाते कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं अपने कॉमन फ्रेंड राम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ ये जो राम है ये आपका किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगा। दूसरी बात की जाए तो यहाँ अगर नदियों से संबंधित बात करूं मैं, तो मुझे एक बात बता दो कि मैं यहां अगर लिख दूं गंगा, ठीक है, यहां अगर मैं लिख दूं गंगा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको बोलूं कि मैं गंगा देख के आया हूं, तो क्या आप मुझसे पूछोगे कि कौन सी गंगा? नहीं पूछोगे ना। तो नहीं अगर पूछोगे तो आप सीधी सी बात ये समझो कि आप व्यक्तिवाचक की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं गंगा घूम के आया हूं, तो इसका अर्थ ये है कि आप साफ साफ समझ जाएंगे कि भारत में एक नदी बहती है गंगा नाम से, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सर उसे घूम के आए हैं। ठीक है, तो आप समझ जाओगे ना कि ये गंगा की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन इसी के स्थान पे अगर ये जो नाम मैंने लिया, इसी के स्थान पे अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं कि नदी घूम के आया हूं, मैं आपको कहूं कि मैं नदी घूम के आया हूं, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि मैं नदी घूम के आया हूं, तो आपका सवाल ये होगा कि सर कौन सी नदी? आपको नहीं पता कौन सी नदी, क्योंकि नदियां बहुत सारी है भारत में, विश्व में, राजस्थान में बहुत सारी हैं, झुंझुनू में भी बहती है, अलवर में भी बहती है, अजमेर में भी बहती है, बहुत सारी नदियां हैं। अब कौन सी आप घूम के आए हो सर, ये आपको क्या पता है ना। तो नदियों बहुत सारी जब आ जाएंगे, तो ये जो बहुत सारा जो काम है, ये जो बहुत सारा काम है, ये आपका होता है कहाँ पे? ये आपका जातिवाचक के अंतर्गत होता है। जो बहुत सारों का काम है ना, ये आपका कहाँ होता है? नदी वाला जातिवाचक के अंतर्गत। अब आप कहेंगे सर राम में कैसे बहुत सारे हो जाएंगे? मैं एक बात बताऊं मुझे आप, राम की जाति क्या हो जाएगी? मैं कह दूं मानव जाति तो है। अब मानव अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं अगर आपको एक बात बोलूं कि मानव लालची होते हैं, ठीक है, मानव क्या होते हैं? लालची होते हैं। तो आप मुझसे पूछोगे क्या कि कौन सा मानव? नहीं पूछोगे, आपको पता है सारे मानव की बात कर रहे हैं सर, ए टू जेड, ऊपर से नीचे तक जहां भी नजर घुमाओगे सभी लालची हैं। ठीक है, तो आप नहीं पूछोगे तो ये वाला मानव किस में चला जाएगा? आपका जातिवाचक में। ठीक है, क्लियर हुआ ना? थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में ना धागे खुल रहे होंगे अब, है ना। तो देखो अगर एक की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक, और बहुत सारों की बात की जाए तो वो किस में जाएगा? आपका जातिवाचक में। क्लियर है इतना? चलिए, अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का कॉन्सेप्ट पहले पूरा क्लियर करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप अंतर नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि संज्ञा में आप किस टाइप में किस शब्द को रखोगे ये आपका वाक्य का प्रयोग ही बताएगा। ठीक है, ये आपका वाक्य का प्रयोग ही निर्धारित करेगा कि आप किस टाइप को, किस नाम को किस टाइप में रखोगे। ठीक है, ध्यान में आपको बस केवल ये रखना है कि अगर एक की बात की जाए तो व्यक्ति, अगर जाति यानी कि बहुत सारों की बात की जाए तो आपका जातिवाचक। ठीक है, अब चलिए आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अब अपना नया कॉन्सेप्ट क्या है कि कई बार क्या होता है, कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जो होते तो व्यक्तिवाचक है लेकिन काम में जातिवाचक में लिए जाते हैं, और कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जो होते तो जातिवाचक है लेकिन काम में किस में लिए जाते हैं? व्यक्तिवाचक में लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये अपवाद वाला खेल हमारे साथ में मत खेलो, है ना, हिंदी एक शेष बची थी जिसमें इतने सारे अपवाद नहीं थे, अब आप इन्हीं में घुसा रहे हो। नहीं, अपवाद नहीं है, वो आप वाक्य के आधार पे निर्धारित कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है,
मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कि मैं आपसे कहूं जयचंद जो शब्द है, ठीक है, जयचंद जो शब्द है ये कहां जाएगा? ठीक है, जयचंद जो शब्द है ये क्या होगा? जयचंद एक किसी का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब एक और शब्द अगर मैं आपको बताऊं, जैसे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत एक शब्द आ गया विभीषण। विभीषण जो शब्द है ये आपका किसी एक विभीषण की बात हो रही है। जैसे ही मैं नाम लूंगा विभीषण, आप क्या समझोगे? रावण का भाई विभीषण। ठीक है, समझोगे ना? बिल्कुल। तो अगर एक की बात हो रही है, अगर एक आपके सामने दिमाग में एक छवि बन रही है, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। क्लियर है? लेकिन अब एक मैं वाक्य लिखूं, हमें हमें विभीषणों से सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो यहां अगर मैं आपका विभीषणों के नीचे रेखा खींच दूं, अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो विभीषण है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? अगर यह किसी एक के लिए प्रयोग किया गया होता तो यहां बहुवचन कैसे बना? अगर ये किसी एक व्यक्ति के लिए काम में लिया जाता तो यहां बहुवचन शब्द का प्रयोग कैसे हुआ? क्योंकि एक की बात होगी तो एक वचन ही रहने वाला है। तो इसका अर्थ आप लोग समझे क्या कि व्यक्तिवाचक जो होगा वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। व्यक्तिवाचक जो होगा वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहां विभीषणों जो शब्द है ये बात हो रही है कि हमारा क्या अर्थ है इस वाक्य का, वो समझो कि रावण के भाई विभीषण ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। किसके साथ में? रावण के साथ में। वाक्य हमें यह समझाना चाहता है कि हमें विभीषणों मतलब अपने जो खुद के लोग हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। तो ये हर एक व्यक्ति की कहानी है और हर एक व्यक्ति की बात हो रही है। आपकी भी जिंदगी में जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके साथ वालों का बहुत प्रभाव पड़ता है। कंपटीशन में आपका जो माहौल है, आपका जो देखने का नजरिया है, आपका समाज का जो देखने का नजरिया है, वो आपकी मित्रता से ही बनता है। तो कंपटीशन में मित्रता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये सारों की बातें हो रही है कि विभीषणों से सावधान रहना चाहिए। तो यहां जब ये बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है तो ये आपका किस में चला जाएगा? ये शब्द आपका चला जाएगा जातिवाचक में। यहां जो विभीषण शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक में कब होगा? जब व्यक्तिवाचक जो है बहुवचन के तौर पे प्रयोग की जाएगी। ठीक है, क्या समझे? सीधा सीधा नियम क्या निकला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन के तौर पे वाक्य में प्रयोग की जाएगी तो वो आपकी किस में चली जाएगी? जातिवाचक में। ठीक है, दूसरी चीज, अब जातिवाचक को कब हम व्यक्तिवाचक में काम में लेंगे उसकी बात कर लें अगर, तो ध्यान ये रखना है हमें कि जातिवाचक के जो शब्द होंगे वो बहुत सारों के लिए शब्द होते हैं। जैसे मैं खुद शर्मा हूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि पंडित जी, तो पंडित जी शब्द में आपके सारे जो ब्राह्मण है वो काउंट हो जाएंगे, सारे जो पंडित है वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? सारे जो ब्राह्मण है वो काउंट हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं पंडित जी, पंडित जी। ठीक है, ये जो शब्द है ये आपका किस में जा रहा है? अभी करंटली ये जो शब्द है ये आपका किस में जा रहा है? ये जातिवाचक में जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसा वाक्य बनाऊंगा कि ये जो शब्द है ये आपको खुद को फील होगा कि सर यहां जातिवाचक में नहीं लिया जा रहा। ठीक है, लिखो पंडित जी देश के प्रथम पीएम थे। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा कि पंडित जी देश के प्रथम पीएम थे, यहां मैं पंडित जी को रेखांकित कर देता हूं। इतना तो सही चल रहा था कि सर पंडित जी जो शब्द है ना ये आपका किस में जाता है? पंडित जी शब्द आपका जाता है जातिवाचक में। लेकिन वाक्य में अगर आप लोग देखें तो देश का जो पहला प्रधानमंत्री है वो एक ही हो सकता है। देश का जो पहला प्रधानमंत्री है वो कोई एक हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। जितने भी पंडित लोग हैं वो सारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे।
यहाँ बात किसकी की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू शब्द का प्रयोग न करके यहाँ डायरेक्टली पंडित जी लिखा हुआ है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ ये जो शब्द है ये किसको इंडिकेट करता है, ये आपको जवाहरलाल नेहरू को इंडिकेट करता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, अब सुनो ध्यान से, है ना, क्या याद रखना है वो समझाता हूं, एक लाइन में समझते हैं। जब कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होगा तो जातिवाचक होगी, जब कभी भी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होगा तो वो व्यक्तिवाचक होगी, ठीक है। इतनी सी बात के लिए मैंने आपको 10 मिनट समझाया है, दिमाग से नहीं निकलना चाहिए अब, है ना। तो यहां मेरी तरफ से ना ये दोनों टाइप जो है ये कंप्लीट होते हैं, इनमें मैंने आपसे एक भी अब नहीं छोड़ा ऐसा जो प्रश्न आपको नहीं आए। अब आपको ये पता कैसे चलेगा, ये आपको पता चलेगा मेरे चैनल से, जिसमें मैंने संज्ञा के पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, लगभग आपके 100 से 150 पीवाईक्यूज हैं, उनको जाके पढ़ो, उनको जाके क्वेश्चंस को हल करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे क्वेश्चंस डाल रखे हैं उनको सोल्व करो, तब पता चलेगा। दो टाइप क्लियर हुए। अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी भाववाचक संज्ञा को, ठीक है। भाव, इनको मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, इन दोनों को सबसे लास्ट में, ठीक है। भाववाचक पढ़ते हैं अब, चलिए। अब भाववाचक संज्ञा की अगर बात की जाए तो भाववाचक संज्ञा सबसे अलग है, इसमें किसी भी तरीके का झंझट नहीं है, किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं है। भाववाचक संज्ञा में आपको सबसे पहले समझना है कि भाववाचक होती क्या है, दूसरा आपको समझना है कि ये बनती किन किन चीजों से है, ठीक है। यही चीजें आपको समझनी है। देखो ध्यान से, भाववाचक शब्द में ही निहित है आपका इसका अर्थ भाव, ये ना किसी भाव का बोध कराएगी। क्या कराएगी, भाव का बोध कराएगी। भाव की बात करें तो भाव क्या आप लोग छू सकते हो क्या, क्या आप कोई भाव अगर है तो उसको छू सकते हो क्या, बताओ मुझे। छुआ नहीं जा सकता। क्या आप किसी भाव को देख सकते हो क्या, तो देखा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें कंडीशन फॉलो करती हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो जो प्रेम शब्द है उसमें क्या है, उसमें क्या मैं आपको दिखा सकता हूं कि प्रेम करता है, नहीं दिखा सकता। कल को अगर आपको कोई भी बोले ना, कल को अगर आपको बोले ना कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो या करती हो, तो उनसे कहिएगा कि बुक्स उठाओ, वीडियो शेयर करना उनके साथ में, कि प्रेम जो शब्द है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है, इनमें नापा तोला नहीं जा सकता, ठीक है। अनपढ़ लोगों को समझाओ कि इनमें नहीं बताया जा सकता कि कौन कितना क्या करता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। दूसरी चीज, क्रोध। क्रोध शब्द जो है ये, क्रोध शब्द किस में जाएगा, देखो क्रोध क्या भाव है क्या, बिल्कुल एक भाव है। क्या मैं क्रोध को छू सकता हूं क्या, अरे किसी को मेरे सामने गुस्सा आ रहा है, ठीक है, किसी को मेरे सामने क्रोध आ रहा है, तो मैं क्या क्रोध को पकड़ के उसके अंदर से निकाल लूंगा क्या, नहीं छू सकता ना, ऑब्वियसली, है ना। ना ही मैं देख सकता हूं कि मैं उस व्यक्ति को लाल होते देख सकता हूँ, गर्म होते देख सकता हूँ, ऐसे कि हाँ भाई मेरे को दिख रहा है कि इसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्से को नहीं देख सकता ना, मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं, है ना। तो ना ही क्रोध को देखा जा सकता। ये तो हुई भाव की बात। यहाँ पे ये जो भाववाचक संज्ञा है इसमें आपकी अवस्था भी सम्मिलित होगी, इसमें आपकी क्या होगी, अवस्था भी सम्मिलित होगी। जैसे मैं बात करूं बुढ़ापे की, मैं बात करूं बुढ़ापे की, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा एक तरीके की जीवन की अवस्था है, हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है। आज तुम कितना भी क्रीम वगैरह लगा लो, एक टाइम पे जाके तो ये चमड़ी लटकने ही लग जाएगी ना। सभी की अवस्था है, जीवन की अवस्था है, मानव जीवन बूढ़ा होगा ही मानव, है ना। तो बुढ़ापा भी आपकी एक अवस्था है, लेकिन आप क्या बुढ़ापे को छू सकते हो क्या, अरे अगर आप छूते हो तो वो बूढ़े व्यक्ति को छूते हो, नहीं कि बुढ़ापे को, है ना। अगर आप लोग छूते हो किसी को या ऐसे बोल दो, आप किसी बूढ़े व्यक्ति को तुम हाथ लगा रहे हो, सर देखो बुढ़ापा छू दिया, अरे बूढ़े व्यक्ति को हाथ लगा रहे हो, बुढ़ापा नहीं छुआ तुमने, है ना। दूसरी चीज, देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, बुढ़ापा नहीं देख सकते, बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हो, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अवस्था होगी वो भी आपकी भाववाचक होगी। अवस्था में बात करें तो क्या यही अवस्था, यहां देख लो आप, युवा अवस्था, युवा अवस्था, ठीक है।
ये भी अवस्था, ये भी आपकी भाववाचक की संज्ञा होगी। ठीक है, तो एक दिमाग में छवि बन गई ना कि मतलब भाववाचक में किन शब्दों को हम लोग ऐड करेंगे, ये तो छवि बन ही गई। अब जब ये अगर माइंड में पिक्चर तैयार हो गई तो आप मुझे बताओ, मैं थोड़ा आगे बढ़ू क्या, आपको बताऊं क्या कि भाववाचक जो है किन किन से बन सकती है। ठीक है, किन किन से बन सकती है, चलिए बता देते हैं ना। चलिए, भाववाचक संज्ञा आपकी टोटल 5 टाइप से बनाई जा सकती है। कितने टाइप से बनाई जा सकती है? टोटल 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। कैसे, कौन से 5 प्रकार है? तो देखो, भाववाचक यहां मैं लिख रहा हूं आपके 5 टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है। किससे बन सकती है भाई? जातिवाचक से। किससे बन सकती है? जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती है। दूसरा आपका भाववाचक जो है ये आपका सर्वनाम से बनाई जा सकती है। किससे बनाई जा सकती है? सर्वनाम से बनाई जा सकती है। 2 हो गए। तीसरा लिखिए कि ये जो है आपकी, ये आपकी क्रिया से भी बनाई जा सकती है। किससे बन सकती है? क्रिया से भी बन सकती है। चौथा आपको लिखना है कि ये आपकी विशेषण से भी बनाई जा सकती है। विशेषण से भी बनाई जा सकती है। पांचवा और अंतिम जो है आपको लिखना है कि ये अव्यय से बनाई जा सकती है। ये 5 चीजों से आप जो है भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। और जो मैंने राम कहानी गाई है भाववाचक संज्ञा में, वो सारी की सारी भूल जाना, मगर ये चीजें मत भूलना। क्योंकि अगर भाववाचक संज्ञा से कोई 100 प्रश्न बनाएगा तो 80 प्रश्न आपके इसी चीज से बनेंगे। ठीक है, तो जितना भी मैंने भाववाचक में पढ़ाया है अगर वो याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अब कान आंख नाक सब कुछ खोल के बैठना, क्योंकि पूरा इंपॉर्टेंट अब पोर्शन शुरू होने वाला है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा आप लोग पढ़ चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा में आप लोगों ने काफी अच्छे से देखा होगा कि कौन कौन सी चीजें जातिवाचक के अंतर्गत जाती हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनो कि आपका कोई शब्द मैं लिखूं, अगर कोई शब्द मैं आपका लिखूं, जैसे लड़का शब्द अगर मैं लिख दूं, यहां दूसरे कलर से समझाते हैं वरना आप छोड़ के चले जाएंगे क्लास को। यहां देखो, लड़का शब्द अगर मैं लिख दूं और एक शब्द मैं आपका लिख दूं, मान लो पशु शब्द मैंने लिख दिया। ठीक है, ये जो दोनों ही शब्द है ये आपके किस में है? ये आपके जातिवाचक में है। क्या मैंने किसी एक लड़के की बात की? नहीं की। क्या मैंने किसी एक विशेष पशु की बात की? बिल्कुल नहीं की। ठीक है, तो अगर इनकी बात नहीं हुई तो ये किसकी बात कर रहे हैं? आपकी किसी जाति की, है ना। अगर मैं लड़का शब्द से एक शब्द लिखूं, लड़कापन, क्या शब्द लिखूं? लड़कापन, तो ये आपका एक भाव हो जाएगा और ये भाववाचक हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं पशु शब्द से शब्द लिखूं, पशुता, ठीक है, अगर मैं पशु शब्द से शब्द लिखूं, पशुता, तो ये आपका क्या हो जाएगी? आपकी भाववाचक हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर पशुता कहां से भाव है, समझाओ। अब आप मेरी क्लास को अगर बेड पे एकदम लेट के देख रहे हो, एक पैर तुम्हारा ऊपर है, ऐसे तुमने सर के पीछे हाथ रख रखा है, तो वो पशुओं वाले ही तो ढंग है। आराम से बैठ के देखो क्लास को, फिर नींद आएगी, है ना। तो ये जो भाव है, एक तरीके का ढंग जो तुम दिखा रहे हो, ये सारा किसका है? ये पशुओं वाला ढंग है। तो ये भाव कौन सा है? ये पशु वाला भाव है, तो पशुता है ना। अब पशुता को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लड़कापन को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर्वनाम की। तो याद रखना, एक शब्द आप लोग सुनो, मम जो शब्द है, मम जो शब्द है ये आपका सर्वनाम होता है। मम का अर्थ होता है मेरा। ठीक है, मम का अर्थ क्या होता है? मेरा। ठीक है, मम क्या होता है? आपका सर्वनाम होता है। अब वो मम नहीं है कि छोटा बच्चा बोलता है मम तो आप पानी पिला देते हो, वो वाला मम नहीं है ये। मम का अर्थ होता है मेरा। ठीक है, अब मम शब्द से एक शब्द बना और ये शब्द बन के क्या हो गया? मम में जब ता प्रत्यय लगा तो आपका ममता शब्द बन गया। ठीक है, अब ममता जो शब्द है, मैं हाथ जोड़ता हूं अगर कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर मेरे पड़ोस में ममता है, तो वो तो व्यक्तिवाचक में हो गई। बोलेंगे ना कहीं कि सर मेरे तो पड़ोस में ममता रहती है, तो वो तो व्यक्तिवाचक में चली गई। अरे वो व्यक्तिवाचक में जाएगी, लेकिन कब? जब वाक्य में प्रयोग होगा। ठीक है, अगर कहीं आपको ऑप्शन में केवल जयचंद ऐसा, अच्छा सुनो ध्यान से, है ना, एक चीज समझानी है कि अगर आपको ऑप्शन में केवल विभीषण शब्द दिखे, अगर आपको ऑप्शन में केवल विभीषण शब्द दिखे, अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी 3 आपको दे दिए जाए, लड़का, पशु एंड उसके साथ में आपको नदी, और एक शब्द है विभीषण, तो क्या विभीषण को जातिवाचक में मानोगे? क्या नहीं मानोगे। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा।
तो जो आपके पास वाली ममता है वो कब आपकी व्यक्तिवाचक में जाएगी और जो मेरे पास में ममता है वो कब भाववाचक में जाएगी, ये सारी की सारी चीजें सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ममता जो होता है ममत्व का भाव होता है, ममता शब्द लिख दो, यहाँ त्व जो प्रत्यय है ममत्व भी लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ममता और ममत्व। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना कि सर्वनाम के साथ में भी हम लोग क्या बना सकते हैं, आपका सर्वनाम के साथ में भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, अब क्रिया से बना के दिखाते हैं। क्रिया से सुनो, एक क्रिया मैंने देखी चलना, चलना, ठीक है, चलना क्रिया है। अब ध्यान से सुनो, एक क्रिया मैंने देखी चढ़ना, वैष्णो देवी जाते हो सीढ़ियां चढ़ते हो, है ना, तो ध्यान से सुनो, चढ़ना और चलना, आपने क्रिया नहीं पढ़ी, मैंने पहला ही टॉपिक संज्ञा स्टार्ट किया है, लेकिन ये तो पढ़ा होगा ना छोटी कक्षाओं में कि जब किसी शब्द के अंत में ना जुड़ जाए तो वो आपकी क्रिया ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, तो ये आपकी क्रिया है। अब इनसे मैं शब्द बनाऊं, चलना से मैं एक शब्द बना दूं चाल। अब ये मत बोलना सर कैसे बन गया, है ना, ये मत बोलना कैसे बन गया, क्यों, क्योंकि इसी से तो बना है, चलना से ही तो चाल शब्द बना है। अब ऐसे नहीं कि ता जोड़ा की दा जोड़ा, है ना, चढ़ना शब्द से मैं चढ़ाई शब्द बना दूं। ठीक है, अब एक और बुद्धिमान व्यक्ति जन्म लेंगे इस वाक्य के बाद में, और वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलेंगे कि सर चढ़ाई को तो हम देख सकते हैं, चढ़ाई को तो हम देख सकते हैं। अरे तुम चढ़ाई नहीं देख रहे, तुम रोड देख रहे हो, तुम पहाड़ देख रहे हो। ठीक है, वैष्णो देवी का मंदिर वहां है तो तुम पहाड़ देख रहे हो, तुम चढ़ाई नहीं देख रहे। चढ़ाई एक दिमाग में बनाया हुआ संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है ना। दूसरी चीज चाल, अब चाल कोई व्यक्ति चलता है तो वो किस चाल से चल रहा है, अब तुम देख थोड़ी ना रहे हो कि उसके साथ में, भाई ऐसे देखो, ये लड़का जा रहा है, इसके साथ में देखो 50 किलोमीटर वाली चाल चल रही है। अरे ये देखो, ये जो पशु जा रहा है इसके साथ में तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल चल रही है। ऐसा तो नहीं होता, चाल तो तुम नहीं देख सकते ना। तो इसीलिए आपका जो चाल शब्द है और चढ़ाई जो शब्द है, ये आपका किस में चला जाएगा, भाववाचक में। क्लियर हुआ, तो याद रखना कि चाल चलना और चढ़ना चढ़ाई, ये जो सारी चीजें हैं, इनमें आपका चाल और चढ़ाई जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से बनी है। क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं कि आपका विशेषण से कौन सा बनेगा। विशेषण से सबसे आसान होता है, विशेषण से कैसे बनता है वो समझाता हूं। देखो एक शब्द अगर मैं लिखूं बूढ़ा, ठीक है, एक शब्द मैं लिखूं चतुर, ठीक है, तो देखो बूढ़ा जो शब्द है, अब एक चीज और आपके दिमाग में पनप रही होगी, लेकिन वो मैं आपकी क्लियर कब करूंगा, जब मैं विशेषण पढ़ाऊंगा, है ना। तो उसको एक बार पनपने ही दो दिमाग में, थोड़ा एक बार बनने ही दो कि विशेषण में और इसमें भाववाचक में क्या फर्क होता है, ये मैं विशेषण के टाइम पे पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, बूढ़ा जो शब्द है इससे मैंने आपको एक संज्ञा भी बता चुका हूं मैं, बुढ़ापा, इससे मैं संज्ञा बुढ़ापा बता चुका हूं। ठीक है, चतुर जो शब्द है इससे मैं चतुराई शब्द बना देता हूं, चतुराई के अलावा मैं चतुरता शब्द बना देता हूं। क्लियर है, तो देखो यहां पे भी आप साफ साफ देख सकते हो, चतुराई, चतुरता और बुढ़ापा क्या है, भाववाचक है जो कि विशेषण से बनी है। क्लियर है, अव्यय से कैसे बना दोगे, देखो चार चीजें तो क्लियर हुई ना। अव्यय वाला तो इतना एग्जाम में आता भी नहीं है, और अव्यय वाला है भी सरल, है ना। जैसे अव्यय क्या होता है, अव्यय अविकारी शब्दित होते हैं, एक तरीके का अविकारी शब्दित होता है। जैसे यहां मैं अगर लिखूं निकट, निकट शब्द क्या है, अव्यय है, निकट शब्द से मैं निकटता बना दूं, निकटता आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगर मैं आपसे दूर शब्द लिखूं, क्या लिखूं, दूर, ये तो दूर हो गया, दूर शब्द लिखे, है ना। तो यहां पे जो दूर शब्द है इससे क्या मैं दूरी बना दूं क्या, इससे क्या मैं दूरी बना दूं क्या, बताओ। दूरी जो शब्द है ये आपका क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी क्या, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, हो गया ना। अब देखो अव्यय से भी बन गई, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा से भी बन गई, आपको समझ में भी आ गई क्या होती है, तो क्या भाववाचक पूरी हो गई क्या, पूरी हो गई ऑफ कोर्स, है ना। चलिए एंड करते हैं इसको, अब भाववाचक के अलावा इन दोनों को पढ़ते हैं फटाफट से, फिर क्लास एंड करते हैं, 2 मिनट और बैठो बस, बहुत आसान है। चलिए, तो चलिए अब चौथा टाइप पढ़ते हैं, और चौथा टाइप आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने क्लास के स्टार्ट में एक लाइन बोली थी आपको कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है
ये आपकी परेशानी बढ़ाएंगी नहीं, ये आपकी परेशानी को कम कर देंगी। अब समझ में आएगा कैसे कम कर देंगी। देखो, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तो समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे सर, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ के बैठा है या कोई बच्चा ज्यादा ही और स्मार्ट बनता है कि मैं अगर सामने होता तो वो अब तक 40 सवाल पूछ चुका होता। सवाल पूछना और स्मार्ट नहीं है, उसको पता होता है फिर भी पूछता है ना वो सारी चीजें। तो आप कहते कि सर कक्षा जो शब्द है ये कहाँ जाएगा, ठीक है। और मैंने एक वचन बहुवचन की भी बात की थी, तो आप कहते कि सर सोना जो है ये कहाँ जाएगा, ठीक है। आप कहते कि सर पीतल जो है ये कहाँ जाएगा। आप एक और नाम लेते कि सर दूध जो शब्द है ये कहाँ जाएगा, ठीक है। आप कहते कि सर भीड़ जो शब्द है ये किस में शामिल होगा। अब नहीं कहेंगे आप, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां देखो मैं एक नंबरिंग दे देता हूं, जैसे ये आपका 4 नंबर दे रहा हूं, ये आपकी 5वीं संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है किसी ना किसी द्रव्य का बोध करवाने वाला, किसी ना किसी पदार्थ का बोध करवाने वाला, किसी ना किसी मैटर का बोध करवाने वाला। अब मैटर ये वो नहीं है कि मैटर हो गया भाई आजा, वो वाला मैटर नहीं है, मैटर है पदार्थ वाला। पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि द्रव्यवाचक में आपका कौन से शामिल होंगे, पदार्थ जितने भी होंगे सारे शामिल हो जाएंगे। जैसे आपका सोना एक पदार्थ है, जैसे आपका पीतल एक पदार्थ है, जैसे आपका दूध एक पदार्थ है, तो ये तीनों ही किस में शामिल हो जाएंगे, द्रव्यवाचक में। अब जब द्रव्यवाचक में शामिल हो गए तो क्या द्रव्यवाचक जातिवाचक में नहीं है क्या, तो द्रव्यवाचक में अगर शामिल हो गए तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, जातिवाचक, ठीक है। सवाल और बनता है, सवाल एक और बनता है कि अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, सुनना ध्यान से, कि दूध कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब क्या करेंगे साहब, दोनों आ गए, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। आंसर हमेशा होता है प्रिसाइज, जो आंसर होता है ना, जैसे अभी वॉर चल रही है तो उससे समझाता हूँ कि मिसाइल अगर मारनी है ना तो अगले के सर पे मारो, इतना प्रिसाइज मारो, है ना। अगर किसी के ऊपर मिसाइल मारनी है, किसी व्यक्ति के ऊपर ड्रोन मारना है, तो इस तरीके से लगाओ ना कि उसके सर में जाके लगे। तो उसी तरीके से आंसर भी होता है कि इसी तरीके से आंसर दो कि एकदम ठिकाना पूरा पता चल जाए। जैसे आप मान लो झुंझुनू में रहते हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, झुंझुनू राजस्थान भारत, ठीक है। अच्छा सुनो समझो, अभी क्या है कि आप कहीं एग्जाम देने गए, ठीक है, जयपुर सेंटर आया आपका, वहां आप किसी भी मतलब लड़कों में तो ऐसा ही चलता है, फटाफट से मित्रता हो जाती है। तो दोस्ती हुई, किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हो, उसको ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि मैं भारत से हूँ, नहीं बोलोगे ना, ऑब्वियसली उसको आप प्रॉपर एड्रेस दोगे। जितना सटीक आप बता सकते हो उतना सटीक बताओगे कि मैं झुंझुनू से हूँ, या फिर मैं नवलगढ़ से हूँ, या फिर मैं परशुरामपुरा गांव से हूँ, जो भी है, जो भी गांव है, जो भी तहसील है, कुछ ना कुछ जो उसको पता होगा वो प्रेसाइज बताओगे एकदम। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका द्रव्यवाचक होगा, जो मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक में से एकदम पक्का मतलब तीर कहाँ लग रहा है, द्रव्यवाचक पे, तो यही होगा, ठीक है। ये तो हुआ द्रव्यवाचक की कहानी। अब दूसरा है आपका समूहवाचक। समूहवाचक में समूह का बोध होता है, मतलब बहुत सारे लोगों का बोध होता है। भीड़, मैं अकेला चल रहा हूं और आप बोल रहे हो कि देखो भीड़ आ रही है, क्या बोल रहे हो, है ना, ऐसा मतलब सामने सुनने वाला भी बोलेगा कि क्या ही बात कर रहा है, ठीक है। तो भीड़ क्या होती है, हमेशा बहुत सारे लोगों की होती है। भीड़ क्या होती है, हमेशा बहुत सारे लोगों की होती है। तो भीड़ जो शब्द है ये समूह का बोध करवाता है, तो भीड़ आपका एक समूहवाचक का हिस्सा बन गया। कक्षा, कक्षा भी आपका जैसे नाम सुनते हो कक्षा, तो आपके दिमाग में क्या आता है, आप पढ़ा रहे हो, सामने टेबल्स डली हुई हैं, उन पे बच्चे बैठे हुए बहुत सारे, तो वो समूह है पूरा, शिक्षक भी उसमें शामिल है, विद्यार्थी भी उसमें शामिल है, सब कुछ उसमें शामिल है, और फिर वो कक्षा बनती है। तो एक समूह का बोध होता है कक्षा में भी, तो कक्षा शब्द भी आपका समूहवाचक हो गया। अब कक्षा जब समूहवाचक हो गया तो समूहवाचक ही तो जातिवाचक है, समूहवाचक भी तो जातिवाचक के अंदर ही जाएगा। तो आपका जातिवाचक क्या हो गया, इसका एक उदाहरण कक्षा भी बन गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको व्यक्तिवाचक पूरा पढ़ाया क्या मैंने, बिल्कुल पढ़ाया। क्या आपको मैंने जातिवाचक पूरा पढ़ाया क्या, बिल्कुल पढ़ाया। क्या हमने भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक किया क्या, बिल्कुल कंप्लीट किया। अगर इनमें अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट का आपके पास में ऑप्शन है, कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। कोई आपका सवाल हो तो सवाल पूछिए, ठीक है।
अब हम लोग आपसे अगली कक्षा में मुलाकात करेंगे जिसमें हम आपका सर्वनाम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ध्यान रखना, सर्वनाम ऐसा कीड़ा है एक तरीके का, अगर वो दिमाग में लग गया तो प्रश्न गलत करवाए बगैर नहीं छोड़ेगा। अगर आपको अभी भी अगर भ्रम है कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जैसे छोटे मोटे टॉपिक हाथ भी नहीं लगते, ऐसे कान के पास से गुजर जाते हैं, ऐसे हवा भी नहीं लगने देते आप ऐसे टॉपिक्स को, तो ये भ्रम निकाल दो, क्योंकि सिलेक्शन से बाहर आपको ये जो भ्रम आपने पाल रखा है यही करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की कक्षा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले 20 दिनों में पूरे हाईकोर्ट की हिंदी पढ़ा दूंगा। जितनी भी राजस्थान में एग्जाम्स होंगी सभी के लिए काम में आएगी, ऐसा नहीं है केवल हाईकोर्ट के लिए ही होगी। कुछ भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, धन्यवाद सभी का, बाय।